बच्चों, आज हम विज्ञान कक्षा 10 में अणुसूत्र बनाने के नियम और अणुसूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। कल के वीडियो में हमने आपको प्रतीक का अध्ययन करवाया था कि प्रतीक किस किस तत्व का कौन सा प्रतीक होता है और कैसे उसको दिया गया है। जब हमको प्रतीक का ज्ञान है, उसके बाद में हमको उसकी संयोजकता और अणुसूत्र बनाने के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि आगे हम रासायनिक समीकरणों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हमको प्रतीक याद हो गए तो हमें संयोजकता की आवश्यकता पड़ती है। तो संयोजकता हमको कैसे पता लगेगी, ये हमने कक्षा 9th में पढ़ी है। हमने किस तत्व की कितनी संयोजकता होती है, अर्थात सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक निर्धारित होता है। सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक निर्धारित होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि ये सोडियम तत्व है, सोडियम, और इसका जो परमाणु क्रमांक है का परमाणु क्रमांक सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 अर्थात इसको 11वें नंबर पर खोजा गया है। ये प्रत्येक तत्व के परमाणु क्रमांक निर्धारित हैं, जो आवर्त सारणी में इनको क्रम से निर्धारित किया गया है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। अब सोडियम की संयोजकता कितनी होगी, इसके लिए हमको देखना है कि इसकी संयोजकता कितनी होगी। इसके लिए नील्स बोहर नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि सबसे पहले जो कक्ष है, बीच में तो क्या होता है, नाभिक, जिसमें क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रत्येक तत्व के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इसके बाहर जो पहला कक्षक होता है, उस पहले कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसके बाद जो दूसरा कक्षक होता है, दूसरे कक्षक के अंदर इसकी सीमा है 8 इलेक्ट्रॉन की। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से 2 पहले कक्षक में हो गए, 8 दूसरे कक्षक में हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन इसमें तो 11 इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके लिए तीसरा कक्षक खुलेगा और तीसरे कक्षक के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इस प्रकार 11 इलेक्ट्रॉन इसमें इस प्रकार रहेंगे कि पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन। इसका निर्धारण हमें करने के लिए सूत्र दिया हुआ है 2n²। नील्स बोहर के नाम के वैज्ञानिक ने 2n² हमको सूत्र दिया है। इस कमरे का नंबर है, इसका कमरे का नंबर 1 है, इस कमरे का नंबर 2 है, इस कमरे का नंबर 3 है। इसको K कहते हैं, इसको L कहते हैं, इसको M कहते हैं। तो इस प्रकार किस कमरे में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उस कमरे की संख्या को इस सूत्र में डाल देंगे तो हमको पता लग जाएगा कि किस कमरे में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे 2 गुणा
1 का स्क्वायर, तो ये 2 हो गया, 1 एकम 1 और गुणा 2 का मतलब 2, मतलब पहले कमरे की अधिकतम क्षमता 2 की है। क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि भाई 11 इलेक्ट्रॉन जो पहले कमरे में ही क्यों नहीं आ गए, तो उसके लिए सूत्र निर्धारित किया हुआ है कि कक्ष के क्रमांक की संख्या डाली और उसकी अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरे कमरे में देखना है तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8, तो दूसरे कमरे में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस प्रकार मैंने 8 इलेक्ट्रॉन भरे अधिकतम। इसके बाद फिर भी इलेक्ट्रॉन बच गए क्योंकि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो 11 इलेक्ट्रॉन के लिए फिर तीसरा कक्षक खुलेगा, तीसरा नंबर कमरा। तो इसी प्रकार 2 गुणा 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 9 दूनी 18, तो बाद तीसरे कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जिस कक्षक में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या जानना चाहेंगे हमको इस सूत्र से पता लग जाएगा। तो इसी क्रम से मैंने इनमें सूत्र भरे, तो उस सूत्रों के अनुसार मैंने पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तीसरे में बाकी बचा 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। इसके बाद हमको अष्टक नियम दिया हुआ है कि प्रत्येक तत्व के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जब वो प्रकृति में स्थायी रूप से रह सकता है। तो उस अष्टक नियम के अनुरूप जो भी तत्व स्थायी रूप से रहना चाहेगा उसको 8 इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे बाह्यतम कक्ष में, सबसे बाह्यतम कक्ष में। तो इसमें हम देख रहे हैं कि या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व से ग्रहण करे, उधार ले, जब जाकर इसके पास 8 हो सकते हैं, या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करे। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण नहीं कर सकता, केवल अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, जब जाकर के इसका ये कक्षक खत्म हो जाएगा और दूसरा कक्षक ही इसका बाह्यतम कक्ष हो जाएगा। तो उस हिसाब से 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है उसको दाता कहते हैं, और उसकी संयोजकता हमेशा प्लस में होती है। तो इस प्रकार से Na है जो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद में Na प्लस हो जाता है, अर्थात जो पदार्थ जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उतना उसके ऊपर प्लस आवेश आ जाता है और उतनी ही उसकी संयोजकता हो जाती है। तो इसका मतलब सोडियम की संयोजकता 1+ की हो गई। तो इस प्रकार से हमें संयोजकताओं का निर्धारण किया है कि जो प्रतीक दिए हुए हैं उस प्रतीक की कितनी संयोजकता होगी। तो हमने देखा कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है और 11 इलेक्ट्रॉन उसमें इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन और ये निर्धारण हमको 2n² सूत्र से नील्स बोहर नाम के वैज्ञानिक ने दिया है, जो हमने कक्षा 9 में इसका अध्ययन किया था। तो इस हिसाब से हमने देखा पहले कमरे में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे कमरे में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन अष्टक नियम के कारण से यह 1 इलेक्ट्रॉन का परित्याग करेगा और परित्याग करने के कारण से इसकी संयोजकता हमेशा 1+ में रहेगी। तो इस प्रकार सोडियम की संयोजकता 1+ में रहती है। इसी प्रकार आप दूसरा ले में जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन, तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक ये होता है 17। सब तत्वों का जो जब खोजे गए हैं उस समय इसका परमाणु क्रमांक निर्धारित किया गया है। तो ये परमाणु क्रमांक जो क्लोरीन का है वो होता है 17। अब इसमें किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन रहेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमारा नाभि, और नाभि में रहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाद में जो हमारा पहला कक्षक है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे,
इसके बाद में जो दूसरा कक्षक है, दूसरे कक्षक में मैंने आपको बताया 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षक में हो गए। इसके बाद तीसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इसमें हो गए पहले कक्षक में और 8 दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन भर दिए गए। हमारे पास क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 17 में से 7 बचे, तो 7 तीसरे कमरे में आएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 आ गए। इस प्रकार से 17 इलेक्ट्रॉन आपके पूरे हो गए। ये आपका K कक्षक, ये L कक्षक और ये M कक्षक। इसी प्रकार आपके पास नंबरिंग है, K बराबर 1 नंबर है, L बराबर 2, M बराबर 3। तो इस प्रकार K में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, L में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए और M में 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इस प्रकार से 17 इलेक्ट्रॉन भर दिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि अष्टक नियम के कारण से बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जब जा कर के उस तत्व का इस प्रकृति में स्थायित्व संभव है। तो इसके कारण से ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करेगा, अर्थात 7 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसको काफ़ी नुकसान होगा। इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन का अष्टक पूरा कर लेता है और ये इसके पास संयोजकता आ जाती है 1 माइनस की, अर्थात ये ऋणी हो जाता है। तो इस प्रकार 1 इसके ऋण में संयोजकता हो जाती है। तो इस प्रकार से जैसे Na इलेक्ट्रॉन त्यागता है और Ca इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और इस प्रकार दोनों मिलकर के और NaCl जो तत्व बनता है ये बन गया आपका यौगिक NaCl, जिसको हम कहते हैं नमक। तो इस प्रकार ये एक दूसरे से साझा करके या रासायनिक क्रिया करके और नया यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इनकी संयोजकताओं का निर्धारण होता है। जब हमको तत्व का पता लग गया और संयोजकता का पता लग गया, इस तत्व की इतनी संयोजकता है, उसके बाद में हम अणुसूत्र बनाना सीखते हैं कि अणुसूत्र कैसे बनाए जाते हैं। आपकी 9वीं कक्षा के पुस्तक में पाठ में आपको इनकी सबके प्रतीक और संयोजकताएं दी हुई हैं, तो आप वहाँ से भी कन्फर्म करके देख लें कि भाई किस तत्व की कितनी संयोजकता होती है, वो निर्धारित होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि Na की प्लस में 1 संयोजकता होती है, जैसे Cl की माइनस में 1 संयोजकता होती है। तो प्लस में क्यों होती है इसकी माइनस में क्यों होती है? क्योंकि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं उसकी संयोजकता उतनी ही प्लस में होती है, और जो पदार्थ जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उतनी ही संयोजकता उसकी माइनस में होती है। 1 2 3 कितनी भी हो सकती है। तो इस प्रकार प्लस में और माइनस में इनकी संयोजकताएं निर्धारित होती हैं। जब हमको संयोजकताओं का जानकारी हो गई तो उसके बाद में हम अणुसूत्र बनाने के नियम देखेंगे। अणुसूत्र बनाने के क्या नियम हैं, अणुसूत्र कैसे बनते हैं। तो अणुसूत्र बनाने के मैं आपको साधारण से नियम बता रहा हूँ कि हम अणुसूत्र कैसे बनाएंगे। नंबर 1, जो अभी हमने बताया कि आपको प्लस 1 संयोजकता होती है, इनको मूलक कहते हैं। इस समय जिसकी प्लस में संयोजकता होती है उसको धन मूलक कहते हैं।
और जिसकी माइनस में संयोजकता होती है उसको ऋण मूलक कहते हैं। तो नंबर 1 कि भाई धन मूलक को बाईं ओर लिखते हैं। धन मूलक को बाईं ओर लिखते हैं, अर्थात जैसे बोर्ड है इसमें बाईं ओर धन मूलक लिखेंगे और दाईं ओर ऋण मूलक लिखेंगे। धन मूलक को बाईं ओर लिखते हैं तथा ऋण मूलक को दाईं ओर लिखते हैं। ये हमारा अणुसूत्र बनाने का पहला नियम है। पहला नियम क्या हो गया कि धन मूलक को हम किधर लिखते हैं, बाईं ओर, और ऋण मूलक को हम दाईं ओर लिखते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर मूलकों के ठीक ऊपर दाईं ओर उनकी संयोजकता धन में अथवा ऋण में लिखते हैं। इसके बाद में मूलकों के ठीक ऊपर दाईं ओर उनकी संयोजकता धन में होती है तो धन में लिखते हैं और ऋण में होती है जिनकी ऋण में लिखते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर के बिंदु में मूलकों के ठीक ऊपर उनकी संयोजकता अंकों में, मूलकों के ठीक ऊपर उनकी संयोजकता वही दाईं ओर अंकों में लिखते हैं। अंकों में लिखते हैं। पहले तो हमने धन या ऋण के रूप में लिखी थी चिन्ह बना करके, और अब उन चिन्हों के हिसाब से जितनी भी संयोजकता है उनको ठीक ऊपर संख्या के रूप में लिखेंगे, अंकों के रूप में व्यक्त करेंगे। चौथे नंबर पर समान संयोजकता होने पर, समान संयोजकता होने पर दोनों संयोजकता समान संयोजकता होने पर दोनों संयोजकता
आपस में कट जाती हैं, आपस में कट जाती हैं। जब संयोजकता समान हो जाती है दोनों तत्वों की तो वो संयोजकता आपस में कट जाती है। एक संयोजकता होने पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी तत्व की जब एक संयोजकता है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। पांचवा बिंदु, भिन्न संयोजकता होने पर दोनों तत्वों की संयोजकताओं को आपस में बदलकर नीचे दाईं ओर लटकते हुए लिखते हैं। दोनों की भिन्न भिन्न जब संयोजकता होती है प्रतीकों की तो उनको आपस में बदलते हैं दोनों तत्वों की संयोजकताओं को, और प्रतीक के ठीक नीचे दाईं ओर लटकते हुए लिखते हैं। जो मैं आपको बताऊंगा उस प्रकार से उसको लिखते हैं। तथा संयुक्त मूलक होने पर कोष्ठक में बंद करके संयोजकता लिखते हैं। तो ये हैं आपके अणुसूत्र बनाने के नियम। जैसे हम आपको एक अणुसूत्र उदाहरण के रूप में बताता हूँ कि जैसे
ये है सोडियम, और सोडियम की संयोजकता होती है +1, और SO4 ये है सल्फेट मूलक, इसकी संयोजकता होती है -2। इनके बाद पहली स्टेप के बाद में दूसरी स्टेप में हम इनको क्या करेंगे कि ये एक अंक को लिखने की आवश्यकता नहीं है, और SO4 की संयोजकता लिख देंगे 2। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब समान संयोजकता होती है तो कट जाती हैं, लेकिन ये असमान संयोजकता होती हैं तो इनको आपस में बदलते हैं और नीचे दाईं ओर लिखते हैं लटकते हुए। तो ये हो गया आपका Na2SO4 और इसका नाम हो गया क्या, सोडियम सल्फेट। तो इस प्रकार से इन अणुसूत्रों के माध्यम से, ये प्रतीकों के माध्यम से, अणुसूत्रों के नियमों के माध्यम से हम अणुसूत्र बनाते हैं। जैसे एक और बता दो आपको कि जैसे एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है +3, और इसी प्रकार से ये क्लोरीन है और क्लोरीन की संयोजकता होती है -1। इसके बाद दूसरे स्टेप में हम इनको अंकों में लिख देंगे, और उसके बाद में ये Cl की लिखने की आवश्यकता नहीं है एक को। इसके बाद में इनको आपस में बदलेंगे और बदल करके नीचे दाईं ओर लिखेंगे जैसा मैंने आपको यहाँ नियम में बताया है। तो ये हो जाएगा आपका Al और Cl और 3, AlCl3, क्योंकि Al की संयोजकता जो थी जो Cl के पास आ गई, Cl की एक संयोजकता थी जो यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड। यह आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया। तो इस प्रकार से हम अणुसूत्रों को बनाते हैं, और जब हमको अणुसूत्रों का ज्ञान हो जाएगा तो इसके बाद में हम आपको रासायनिक समीकरणों का अध्ययन करवाएंगे। आपको जो भी समस्या आती है आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख करके भेजें, अगले वीडियो में उसका समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।